नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,950 के ऊपर करीब 300 पॉइंट के उछाल के साथ बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा, शानदार तिमाही अपडेट से बजाज फाइनेंस करीब 3% चढ़ा। शेयर निफ्टी की टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही कोटक और यूको बैंक में भी खरीदारी। वहीं सेबी से ओपन ऑफर की मंजूरी से फोर्टिस करीब 4% मजबूत। उधर ब्लॉक डील के बाद आदित्य बिरला लाइफस्टाइल करीब 8% दौड़ा, लेकिन यूएस एफडीए की आपत्तियों से ल्यूपिन 2% कमजोर। कैपिटल मार्केट शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 1% चढ़ा इंडेक्स। करीब 3% की उछाल के साथ फायदा के टॉप गेनर्स में बीएसई, साथ ही एनबीएफसीज, आईटी और कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी। मेटल, फार्मा और ऑटो शेयरों में मुनाफा वसूली। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में जोरदार एक्शन। आज से खुला टाटा कैपिटल का आईपीओ। 310 से 326 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। कंपनी की करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए 4,642 करोड़ रुपए। वहीं कल खुलेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। शेयर में रहेंगे आपके साथ मानस जी और राजेश जी, पिछले शो से हमारे साथ हैं। साथ में अमित जी और सोमिल जी भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी से। साथ ही आज टाटा कैपिटल का आईपीओ खुला है, जिस पर कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव सब्रवाल, इनसे होगी एक खास चर्चा। एक नज़र मार्केट पर वापस अब हम डे हाई की टेरिटरी में अप्रोच करते हुए। निफ्टी पर 24,967 का हाई था। अब इसको रिफ्रेश करिए जरा एक बार, 24,962 पर। जी हाँ, आप देखिए 24,962 पर। और बैंक निफ्टी अब स्ट्राइक करने जा रहा है करीब 56,000 का जोन ना। 55,928 के करीब बैंक निफ्टी इस समय। मिड कैप में भी ठीक ठाक रैली। हालांकि आज मिड कैप ने अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिवली, क्योंकि बैंक निफ्टी का दिन है आज फाइनेंस शेयरों का दिन है पूरा का पूरा। तो एडवांस डिक्लाइन आपको 1:1 का दिखाई देगा। टॉप गेनर्स में आपके फोर्टिस और मैक्स, दोनों हॉस्पिटल स्टॉक्स 4.5% ऊपर। फोर्टिस अब एफएनओ का टॉप गेनर, और उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर। बीएससी, नायका, डिलीवरी, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पेटीएम, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम काफ़ी शानदार है। इसमें आप ऐड कर दीजिए परसिस्टेंट सिस्टम्स को। लूजर्स में वोडाफोन आइडिया 4.5% नीचे, वो कोर्ट की हियरिंग से पहले थोड़ा नर्वस होता हुआ स्टॉक। और सम्मान कैपिटल करीब 3% नीचे ये स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एवेन्यू सुपरमार्ट और लूपिन, ये भी 2% नीचे। लूपिन लेकर आइए अब जरा। लूपिन अब डे लो पर है, इनफैक्ट 2% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा लूपिन का स्टॉक। आशा, बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, कुछ डेज लो पे, कुछ हायर साइड पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेखा जोखा मार्केट का फिलहाल इस वक्त का वो रख दिया गया स्क्रीन पर। लेकिन अब गेस्ट से बात की जाए। मानस जी, सातपति जी, अमित सेठ जी और सोमिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सेठ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया जी, मेरे दो ट्रेड्स, दोनों एक रिवर्सल के ट्रेड हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से पुल बैक दे रहे हैं। पहला रहेगा पेटीएम। पेटीएम अगर हम देखें तो इसने लगभग पुल बैक कंप्लीट किया था 50 डेमा के आसपास। आज के सत्र में स्टॉक ने अपना 10 डेमा रिगेन कर लिया है, तो इट्स अ पुल बैक ट्रेड। इसे बाय करें 1170, 1170 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे 1220 रुपए, 1220 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आप देखें तो ये स्टॉक में भी 200 एमआ से एक रिवर्सल दिखा रहा है, तो एक अच्छा पॉइंट है रिवर्सल का। पिछले 3 दिन की कैंडल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है 200 एमआ पे। आवली चार्ट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो 300 का स्टॉप लॉस, 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स हमारे रहेंगे 313 रुपए के। चलिए, जियो की बात हुई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। ये उसी ग्रुप से है जिस ग्रुप का ये चैनल है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इंडिपेंडेंट राय ले लें। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए, पहले तो अनुज जी, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी करने की राय रहेगी। क्लियर रिवर्सल अब दिख रहा है। स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो 21-24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2275, 2275 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो नायका का है। अगर आप नायका देखें तो नायका करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम हुई है, और स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने पिछले हाई को ब्रेक करने के लिए। तो नायका पे खरीदारी करने की राय रहेगी।
242 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 258 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नाइका में। ओके, बीएससी और नाइका यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सोमिल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला कॉल ऊनो मिंडा पे है और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है। बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, फ्लैट टू नेगेटिव है इस समय। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट टर्म में रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1280 का और ऊपर में टारगेट होगा 1400। मेरा दूसरा कॉल नाइका पे ही था। मानस जी का भी नाइका पे है, लेकिन मैं उसको स्विच करके HDFC लाइफ पे ले जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा HDFC लाइफ पे 745 का और ऊपर में मेरा टारगेट होगा 790 पे फॉर HDFC लाइफ। यहाँ पर बहुत समय से एक ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेशन चल रहा है, लोअर एंड पे मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक रिवर्सल हो सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ओके, चलिए, तो ये इस समय सोमिल जी की ट्रेड्स। आई थिंक राजेश जी की ट्रेड्स बाकी हैं। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, देखिए एसबीआई कार्ड, आई थिंक गाबा जी ने इसको पिक किया है। जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम है और जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, 885 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो 878 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के एसबीआई कार्ड को बाय करें। मेरे हिसाब से 900 905 का इसका स्विंग का टारगेट होगा। एक सेल भी लेके जा रहा हूं मैं, जस्ट आप कह सकते हैं कि थोड़ा कॉन्ट्रा टू द मार्केट लगता है कि थोड़ा वीकनेस जहाँ पे वहां पे एक हाथ सेल भी बन सकता है, और वो वीक काउंटर है पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये 510 के नीचे वीकनेस दिखाता है, तो हमें यह सेल करना है। पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लू 510, 518 का स्टॉप लॉस, 490 का टारगेट। ओके, 490 के टारगेट के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को आपको सेल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं। देश के टॉप पोर्टफोलियो मैनेजर्स में माने जाते हैं सौरभ जी। उनसे समझते हैं कि इस समय उनका फोकस कहाँ पर है। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले फेस्टिव ग्रीटिंग्स। शुक्रिया। सौरभ जी, पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो मार्सलस में एक वो मामला हुआ आपके CFO वाला, उसके बाद बहुत इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि क्या उसका इन्वेस्टमेंट से कुछ रिलेशन था, और B उनका पैसा सेफ है या नहीं है। अगर सबसे पहले हम उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिसेंट न्यूज़ है। बिल्कुल जी। देखिए, ये हमारे कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के साथ ये जो पूरा एक्स CFO का जो मामला है, मार्सलस के खुद के पैसे के साथ है। क्लाइंट्स का पैसा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इसमें। क्लाइंट मनीज डिपॉजिटरी अकाउंट में रहते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट में हमारे एक्स CFO का कोई रोल नहीं था। डिपॉजिटरी अकाउंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द फंड मैनेजर्स एंड माई सेल्फ। दिस मैटर डज नॉट इन्वॉल्व क्लाइंट मनीज एट ऑल। हुआ कि हमारे जो एक्स CFO हैं, उन्होंने हमारे जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है, HDFC बैंक में मार्सलस का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट है, वहां से एक्स CFO ने हमारे ख्याल से पैसे निकाले, थेफ्ट किया, एंड मुंबई पुलिस को इसलिए हमने FIR फाइल किया हमारे एक्स CFO के खिलाफ। सो क्लाइंट मनीज इन्वॉल्व नहीं है इसमें। मार्सलस के खुद का पैसा है, हमारे बैंक अकाउंट का पैसा है। मानिए घर से चोरी हुई है, घर से चोरी के सिमिलर है ये, और इसीलिए पुलिस के पास जाके हमने FIR दर्ज किया है। उम्मीद यह है कि मुंबई पुलिस और कोर्ट्स के थ्रू हमको जस्टिस मिलेगा, हमारा जो पैसा चुराया गया है वो हमको वापस मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपने क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन सौरभ जी, एक और थोड़ा सा मुझे इस पर एक भले ही मामला लिस्ट जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन क्या ये बात सही है कि पिछले करीब 6-8 महीने में आपका जो AUM है उसमें काफ़ी डिक्लाइन आई है? ऐसा कुछ है क्या? मुझे जो सुनने में आया, मैं सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ उसको लेकर। सो लास्ट 3 साल में हमारी AUM नीचे गई है। आयरॉनिकली लास्ट 6 महीने में काफी हद तक ये सुधर गया है, बिकॉज हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबल कंपाउंडर्स कहते हैं, गिफ्ट सिटी में आधारित ये प्रोडक्ट है। ग्लोबल कंपाउंडर्स में अच्छी फ्लोज आ रही है। जाहिर है कि जब इंडिया में मार्केट स्टैग्नेंट है, लास्ट 1 साल में इंडियन मार्केट में खास कुछ हुआ नहीं है, और हमारे ग्लोबल प्रोडक्ट ने लास्ट 3 साल में बखूबी से रिटर्न दिया है। करीबन 24% डॉलर कंपाउंडिंग है नेट ऑफ फीस। तो ग्लोबल प्रोडक्ट में फ्लोज आई है, और इसकी वजह से लास्ट 6 महीने में AUM करीबन $600 मिलियन के आसपास स्टेबलाइज कर गई है। लास्ट 6 महीने में क्या आपके लिए अच्छा किया सौरभ जी? कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपकी अच्छी रही हैं, जो जिनमें आप अभी भी इन्वेस्टेड हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ से अच्छे मूव्स पॉसिबल हैं? सो ग्लोबल प्रोडक्ट में एक साइड में सोचता हूँ। आई थिंक अनुज, आपका सवाल हमारे इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के संदर्भ में है। सो इंडिया में हमारे लिए जो लास्ट 3 साल में जो स्टॉक्स ने बखूबी से पैसा कमा के दिया हमारे क्लाइंट्स को, आई थिंक डिवीज लैब की अहमियत जबरदस्त है उसमें।
डिवीज लैब ने हमने 2019 में ली थी। थ्रू द कोविड इयर्स ये स्टॉक ट्रिपल हुआ था। कोविड के खत्म होने के बाद स्टॉक अगले 1 साल में आधी हो गई थी। सो क्रेडिट टू माय कोलीग्स। जनवरी 22 में जब डिवीज लैब अपने प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में करीबन 50% डाउन था, जनवरी 22 में हमने इस पोजीशन को डबल किया और उसके बाद डिवीज लैब डबल हो गई है। डिवीज लैब ने दबा के कमा के दिया है। वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं हमको, इसलिए थोड़ा बहुत पोजीशन हमने पुल बैक किया है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। साथ ही साथ हमारे लिए नारायण हृदयालय ने हमने करीबन 2 साल पहले पोजीशन बनाया, उसने भी अच्छे से कमा के दिया है। देवी शेट्टी जी का ये हॉस्पिटल है केमन में इसका बड़ा सा ऑपरेशन है, बहुत प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है। और इंडिया में भी हॉस्पिटल बिजनेस, मोस्ट हॉस्पिटल्स इंडिया में अच्छा कर रहे हैं। नारायण हृदयालय ने भी लास्ट 2 साल में अच्छा कमा के दिया है। और तीसरा है ट्रेंट हमने करीबन 2.5 साल पहले खरीदा। सबको ही पता है पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंट अच्छी चली है, रिसेंटली थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बट ट्रेंट, नारायण हृदयालय एंड डिवीज लैब आई वुड से हैज व्हाट्स वर्क बेस्ट फॉर अस। But the global compounders product has been instrumental in helping us stabilize AUM लास्ट 6 महीने में। ओके, गुड मॉर्निंग सौरभ जी, श्रेया बात कर रही हूँ। ये कुछ स्टॉक्स बताएं आपने जहाँ पर अच्छे खासे मुनाफे मिले हैं, लेकिन Q2 अपडेट आए बैंक्स और NBFCs के अच्छे लगे हैं और रिएक्शन स्क्रीन पे आज देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसे मूड मॉल में आपने क्या एक्सपोजर बढ़ाया है प्राइवेट बैंक्स या PSU बैंक्स में या फिर NBFC स्पेस से? देखिए, हमारे पास जो 3 बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इस स्पेस में, HDFC बैंक सबसे बड़ा है हमारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में, फॉलोड बाय चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। कुछ फंड्स में हमारा फाइनेंस है और कुछ प्रोडक्ट्स में हमारा फिनसर्व है। दीज आर द 3 बिग प्लेज। इसमें हम काफी सालों से इन तीनों में निवेशित हैं। ये जरूर कहूंगा कि लास्ट 2 साल में जैसे जैसे हमारी आशंका बढ़ी है, कंसर्न्स हैव ग्रोन अबाउट एसेट क्वालिटी, NPA साइकिल। लास्ट 2 साल में धीरे धीरे हमने बजाज फाइनेंस और चोला का एक्सपोजर थोड़ा घटाया है। HDFC बैंक स्टिल रिमेन्स अ माइटी इन्वेस्टमेंट। मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो ये रिसेंट ट्रेडिंग क्वार्टर एंडिंग अपडेट है पॉजिटिव है, बट मेरे कंसर्न्स अभी भी बरकरार हैं। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी की दिक्कतें अगले 1-2 साल में इंडिया में बढ़ेगी। दीज 3 लेंडर्स आर आउटस्टैंडिंग लेंडर्स। हमारी उम्मीद है कि HDFC, चोला और बजाज अपनी एसेट क्वालिटी संभालेगी। व्हाट आई थिंक विल बी अ प्रीटी बिग डाउन साइकिल इन एसेट क्वालिटी। जो व्हाइट कॉलर जॉब्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स में, उसका काफी बड़ा असर आएगा मेरे ख्याल से इंडिया में रिटेल लेंडर्स के बैलेंस शीट पे। हमारी उम्मीद है कि ये 3 लेंडर्स इस डाउन टर्न को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। ओके, सिंस इस टॉपिक पर बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस में आपने आई थिंक कुछ स्टॉक्स चुने थे, वहाँ पर अभी भी आपका एक्सपोजर है क्या, और कोई और स्टॉक जो आपने ऐड किया उसमें? नहीं जी, देखिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हमने लिया था। स्टॉक थोड़ी बहुत चली भी, बट हमने बेच दिया। बेचा इसलिए बिकॉज स्टेट आफ्टर स्टेट अलग अलग पाबंदियां लगा रही थी माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स पे, अलग अलग रूल्स बना रही थी माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के लिए लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए, इसलिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हमने बेच दिया। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक हमारे फाइनेंशियल टीम की समझ है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लुक्स टू बी द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर इन द कंट्री, एंड उम्मीद है कि दैट स्टेट गवर्नमेंट्स विल सी बेटर विजडम एंड अलाउ माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स टू ऑपरेट विद मोर फ्रीडम। बट क्रीडैग हमने लिया था, फिर कुछ पैसे बने, बेच दिया। परहैप्स वी शुडंट हैव सोल्ड, बट जो पॉलिटिकल माहौल बन रहा था माइक्रो फाइनेंस के अगेंस्ट, उससे मुझे थोड़ी चिंता हो गई। ओके, सौरभ जी, एक और स्पेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेस, IT स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। पिछले कुछ सत्रों से दिक्कत तो थी, लेकिन हमें एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए IT लगभग 1% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है। IT स्पेस पे अभी क्या स्टैंड है आपका? क्या यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाने का आप सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए, IT स्पेस पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स में IT स्पेस में इन्वेस्टमेंट है। मैं US का दौरा करके कल वापस लौटा। वहां पे जहां तक दिख रहा है कि CEOs की US CEOs की, US CIOs की कॉन्फिडेंस थोड़ी बहुत रिकवर कर रही है। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो उथल पुथल हुई थी, काफी हद तक वो सेटल होती मुझे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है US CIOs खर्चे का बटन फिर से दबाएंगे, इंडियन IT सर्विसेज में बिजनेस आएगा। जो चीज हम थोड़ा भाप नहीं पा रहे हैं, इंडिया US का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब होगा? बिकॉज इंडिया US का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तभी
ये यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी आएगी। फॉरेन मिनिस्टर जी ने ओवर द वीकेंड क्लैरिफाई किया कि अभी भी ट्रेड टॉक्स में काफी कुछ करना बाकी है, इंडिया यूएस फ्री ट्रेड टॉक्स में अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। सो दैट वुड रिमेन माय कंसर्न ऑन आईटी सर्विसेज, बिकॉज अगर अमेरिका को इंडिया को सताना है और तो जाहिर है एक ऑब्वियस तरीका होगा आईटी सर्विसेज के थ्रू इंडिया को सताना। बट बी दैट एज इट मे, यूएस सीआईओज यूएस सीटीओज का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। मेरे ख्याल से यूएस में आईटी स्पेंडिंग का एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, इसलिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आईटी सर्विसेज की भूमिका काफी अहम है। इन्फो एज है कि आपके पोर्टफोलियो में अभी भी ये HCL टेक है जो लार्जर कैप पोर्टफोलियोज में, और हमारे कुछ जो विदेशी के लिए हम पोर्टफोलियो चलाते हैं उसके अंदर परसिस्टेंट है। ओके, उसके अंदर परसिस्टेंट है। चलिए, अभी जो रिसेंट कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं उसमें से कोई स्टॉक पसंद आया क्या आपको जो आपने ऐड किया हो अपने पोर्टफोलियो में? नहीं जी, हाल ही के आईपीओ में से अभी तक कुछ हमने ऐड नहीं किया। वैल्यूएशन का माहौल इज द बिगेस्ट कंसर्न इन इंडिया। जो आईपीओज आ रहे हैं काफी फुली वैल्यूड आईपीओज आ रहे हैं, और एक टॉप ऑफ द साइकिल आईपीओ वैल्यूएशन की एक आशंका हो रही है मुझे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको, और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर बीइंग कैंडिड एंड फ्रैंक एज ऑलवेज। सौरभ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दिवाली की आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। बात आईपीओ की हो रही थी तो इस साल के सबसे बड़े आईपीओ की बात करते हैं। एनबीएफसी स्पेस की कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ आज से खुला है। इशू से कंपनी की करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका प्राइस बैंड 310 से 326 के बीच है। आईपीओ और बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ राजीव सबरवाल जुड़े हैं। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछली बार जब मैंने आपको देखा था और अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, आपने अपने फिटनेस पे काफ़ी काम किया है और काफ़ी फिट लग रहे हैं आप। उसके लिए सबसे पहले आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। आपकी कंपनी का ये जो आईपीओ है, ऑब्वियसली एक आना पड़ा ये, क्योंकि जो आरबीआई ने आपको क्रीमी लेयर में रखा उसकी वजह से। क्या यही कारण था सिर्फ आईपीओ लाने का? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, अगर ये नहीं होता तो क्या आईपीओ लाने की ज़रूरत नहीं होती? हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा था कैपिटल का टाटा सन से। एवरी ईयर हमको वहाँ से सपोर्ट मिला है ग्रोथ के लिए। ये जो नीड आई अभी लिस्ट करने की, ये आरबीआई ने जब हमें अपर लेयर में डाला उसकी वजह से आई। अगर ये नहीं होती तो शायद हम कुछ साल बाद आते। तो अब टाटा सन से सपोर्ट नहीं मिलेगा कुछ समय के लिए, मान ले? क्योंकि अब अगर आप आईपीओ से इतना पैसा जुटा रहे हैं तो 15,000 करोड़ रुपए अगर आप जुटा रहे हैं तो फिर टाटा सन से हमको सपोर्ट मल्टीपल तरीके से मिलता है। कैपिटल तो एक चीज़ है, बट अदरवाइज सब और तरीके से भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से। जहाँ तक ये कैपिटल रेज की बात है, ये कैपिटल रेज हमको हमारे प्रॉफिट को साथ जोड़ के शुड लास्ट अस अगले 2.5 से 3 साल। तो उतने पीरियड की ग्रोथ ये जो अभी हम कैपिटल रेज कर रहे हैं वो उसके लिए सपोर्ट करेगा। ओके, उतना सपोर्ट करेगा। टाटा सन्स की बात हो रही है, आज सुबह सुबह न्यूज़ आई है। आई डोंट नो अगर आप उस पर कुछ कमेंट देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। सब कुछ ठीक है टाटा सन्स में? क्योंकि काफ़ी खबरें आ रही हैं कि सरकार भी इन्वॉल्व हो रही है और काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं आगे। आई थिंक वहाँ पर सब लोग ठीक से मैनेज कर रहे हैं। आज का दिन हमको टाटा कैपिटल पे डिवोट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं सोचा एक बार आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, चलिए टाटा कैपिटल की बात करते हैं। आपकी जो लोन ग्रोथ थी Q1 FY26 की, वो थोड़ी सी स्लोअर थी। आपके खुद के जो लेवल्स रहे हैं 25% प्लस के से ज़्यादा की आपकी ग्रोथ रही है काफ़ी समय से। अब आगे आप मार्केट को क्या गाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ रेट्स? अगर मैं पिछले कुछ सालों की ग्रोथ देखूं तो ये हमेशा 25% से ऊपर रहे हैं। इवन लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर में हमारा इम्पैक्ट हुआ था मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस का। ये मर्जर के अप्रूवल आए थे हमको मई ऑफ 2025 में, जबकि ये मर्जर डेट्स बैक इन फाइनेंशियल्स टू 1 अप्रैल 24। तो अगर मैं वो टाटा मोटर फाइनेंस को सेपरेट रखें तो हमारा जो ये ग्रोथ था वॉज क्लोज टू अबाउट 25% ऑन आर बुक। जहाँ तक मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आई थिंक हम फ्यूचर के बारे में कोई नंबर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल, अभी नहीं दे सकते। लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। नहीं तो बताइए फिर भी। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया की आप ग्रोथ देखिए तो अगर 11% लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ थी, इस साल बिकॉज ऑफ जीएसटी कट सब लोगों ने बढ़ा दी है, वो ग्रोथ 12 से 12.5% के आसपास होगी। उस सेगमेंट में भी अगर आप
रिटेल और एसएमई को देखें, उसकी ग्रोथ 17 से 18% रहती है क्रेडिट की, और हमारे लिए 88% ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ रिटेल एंड एसएमई। सो इसलिए हमको लगता है पास्ट में हमारी ग्रोथ इस वजह से अच्छी रही है बिकॉज वो सेगमेंट्स में रहे हैं, और फ्यूचर में इंडिया की अपॉर्चुनिटी स्टिल स्ट्रांग रह रही है। ओके राजीव जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल जो सभी के जहन में है कि 15,500 करोड़ जो आप जुटाएंगे वो कहाँ डिप्लॉय करेंगे? टियर 1 कैपिटल बेस एक्सपैंड करने में, टेक्नोलॉजी पे, एक्विजिशन पे क्या प्लानिंग है? श्रेया, हमारा जो बिज़नेस रहा है वो प्योर ऑर्गेनिक रहा है। अगर आज भी हम हमारी बुक देखें तो 99% प्लस ऑर्गेनिक है। हमको लगता है कि हमको अपना बिज़नेस करना आता है और हमको अपना बिज़नेस खुद ही करना चाहिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है। जहाँ तक ये कैपिटल रेस की बात है, ये हमारा टियर 1 को ग्रो करेगा। इसकी वजह से हमारी कैपिटल एडिक्वेसी 22% के ऊपर हो जाएगी और लेवरेज रेशो भी 5 के नीचे आ जाएगी, और इसको हम लार्जली यूज़ करेंगे ग्रोथ के लिए। कुछ पैसा टेक्नोलॉजी और जेन एआई में भी जाएगा, बट लार्जली आई वुड से ये पैसा ग्रोथ के लिए जाएगा। ओके सौरभ जी, राजीव जी माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से आप देखिए पीयर्स के हम नंबर्स देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इनके मुकाबले टाटा कैपिटल कहाँ स्टैंड करता है? और आपने अभी वैल्यूएशन की भी बात कर रही थी, कैसे देख रहे हैं आप टाटा कैपिटल को? जो हर एक कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हमारी कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी है। हमारा जो प्लान है और जो आइडिया ये है कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करें वो इतना रेजिलिएंट हो कि अच्छे टाइम में तो वो परफॉर्म करे ही, बट जब टाइम अच्छे नहीं हो तो भी वो बहुत रेजिलिएंट हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। इसीलिए हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। जो रिटेल है वो करीब 63% है, उसमें से आधा हाउसिंग है, आधा कंज्यूमर है, 26% एसएमई है और बाकी कॉरपोरेट। और हम सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हमको क्रॉस सेलिंग में भी बेनिफिट होता है। सो ये सब देखते हुए हमको लगता है कि एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाना जो स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी क्रेडिट रेटिंग भी AAA रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी सॉवरेन रेटिंग के सिमिलर रेटिंग है S&P से। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ फंड भी लोअर रहती है, और कॉस्ट ऑफ फंड लोअर होती है तो हम अच्छे कस्टमर टारगेट कर पाते हैं। अच्छे कस्टमर्स टारगेट करते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट लो होती है, क्रेडिट कॉस्ट लो होती है तो फिर कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है। तो एक वर्चुअस साइकिल हो जाता है हमारे बिजनेस में। तो आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो टाटा फाइनेंस के मर्जर से पहले सब 1% था, उस पर क्या आउटलुक है आपका? और व्हीकल फाइनेंस बुक अब आपकी कैसी लग रही है? टाटा मोटर फाइनेंस की बात करें तो इस सेगमेंट में हम पहले प्रेजेंट नहीं थे कमर्शियल व्हीकल में। ये लार्ज मार्केट है, 10 लाख करोड़ की मार्केट है, सालाना 1.5 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट होता है। तो हमको लगता है कि इसकी वजह से हमको एक नया सेगमेंट मिला है जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि हमेशा पोर्टफोलियो ऐसा रहे जो कि बैलेंस्ड रहे, जिसमें लार्जली सिक्योर्ड रहे, अनसिक्योर्ड का प्रोपोर्शन कम हो, सो दैट आप उसको अच्छे से बैलेंस करके आगे चल सकें। ओके देखिए, अब एक बार आप लिस्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एक कंपैरिजन वाइब होगा हमेशा। बजाज फाइनेंस के साथ आपका कंपैरिजन किया ही जाएगा। बजाज फाइनेंस और आप में एक फ़र्क जो मुझे दिखता है वो उनका ROA आपसे काफ़ी बेटर है। तो वहाँ तक आप मतलब उस तरफ जाने का आपका कोई ग्लाइड पाथ है क्या? हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हमको लगता है हर एक कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पास्ट कुछ सालों में किया है कि जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो मैट्रिक्स देखेंगे वो अमंग्स द बेस्ट हैं इंडस्ट्री में, और अफोर्डेबल हाउसिंग में हम नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर हैं और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ और प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं जिसमें मार्जिन बेटर है। एक और चीज़ जो बहुत आई वुड से ड्रामेटिकली चेंज हो रही है इंडस्ट्री में, वो है कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स। ये जो डिजिटाइजेशन और अब जेन एआई की वजह से जो कॉस्ट एफिशिएंसीज काफ़ी बढ़ रही हैं, और मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में इसका इम्पैक्ट जो है वो एक स्टेप चेंज इम्पैक्ट होगा। एक सवाल मेरा है, हालांकि मुझे ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इसमें से कुछ हिस्सा है जिसका आप शायद जवाब ना दे पाएँ, IPO की प्राइसिंग को लेकर। क्योंकि जो लेटेस्ट टाटा ग्रुप ने जब टाटा सन्स का जो 18 जुलाई 2025 का प्राइस था
वो 343 रुपये प्रति शेयर था। अब देखिए अनलिस्टेड में 1100 चला गया, वो अलग बात है, लेकिन फॉर फेयर बिट पिछले 3-4 महीने में 600 से 700 रुपये के करीब ये शेयर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करता था। एकदम से लोगों को शौक लगा कि टाटा ग्रुप की कंपनी कहाँ अनलिस्टेड में इस प्राइस में ट्रेड कर रही थी। टाटा सन्स का खुद का 343 में इन्वेस्टमेंट था, कहाँ उससे नीचे के प्राइस पर आपका IPO आया है। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं उस प्राइसिंग की बात नहीं करूँगा। पहली बार बोर्ड पिछले संडे को मिला था और उन्होंने IPO प्राइसिंग डिसाइड की। वहाँ पर स्पेसिफिकली बोर्ड का ये व्यू था कि IPO एक टाइम होता है जहाँ पर आप मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। फ्यूचर में तो शायद आप QIP करें या कुछ करें या राइट्स करें, बट एक नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स IPO में ही टारगेट होते हैं। इसलिए राइट्स प्राइस से भी लोअर प्राइस पे 5% लोअर अपर बैंड पे ये हमको IPO करना चाहिए, क्योंकि हमको बेस बढ़ना है। और इसका बेनिफिट भी हमको दिखा है। हमको जो एंकर इन्वेस्टर्स जो हमने डिस्क्लोज़ किए हैं, हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हमारे करीब 18 म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें, सब लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स हैं इसमें, सारे पेंशन फंड्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। सो ये रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है हमारा एंकर का। और अब हम इस स्पेशल प्राइसिंग से ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि लार्ज सेट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ जाएं। ओके, तो आपके बैंकर्स ने कहा होगा थोड़ा ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि रिटेल को टारगेट करना, तो इसके लिए आपने बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि थोड़ा डिसाइड किया कि चलिए इसको थोड़ा कम रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो आए आप, उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको IPO के लिए और आपकी टीम को, और आपको दिवाली ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच। आपको भी दिवाली ग्रीटिंग्स एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। चलिए इस शो को समेटेंगे। निफ्टी डे हाई पर है 24,980 पर, मतलब 25,000 की दहलीज पर। और अब देख लीजिए आप, बैंक निफ्टी एक जैसे कहते हैं कि एक रफ्तार का घोड़ा बनता हुआ इस समय बैंक निफ्टी 380 पॉइंट ऊपर 56,000 को हिट करके अभी हल्का सा रिट्रीट हुआ। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद श्रेया और कंचन जुड़ेंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए।